नमस्कार। विशाला वामपंथ पुस्तक को YouTube के माध्यम से आप सबके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि यह पुस्तक उन सब के लिए भी सहज सुलभ हो सके जो हिंदी भाषा में इसे पढ़ने में उतने कंफर्टेबल नहीं है। सर वी.एस. नाइपॉल ने कहा है, हिस्ट्री इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द हिस्टोरियंस। इतिहास जैसी जरूरी चीज को इतिहासकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए इस विषय को आप सबके सामने सहज भाषा में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह कोई ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथ नहीं है, लेकिन हम सबके कंसर्न की, हम सबकी चिंता करने की बात है। विशाला वामपंथ पुस्तक एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। एक शाम इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद कॉलेज के बच्चों के एक झुंड से मिला। 20-22 साल के बच्चे थे, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे। उनका आधा घंटा समय चुराकर उनसे उनकी कुछ बातें की, उन्हें यह किताब दी, उनकी भाषा में उन्हें वामपंथ का विषय समझाया। उसमें से एक लड़का वामियों के प्रभाव में था। उसने कुछ बेहद प्रासंगिक प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर देने में मजा भी आया और अपनी सोच भी स्पष्ट हुई। पहली शंका थी वामपंथ की परिभाषा में। बहुतों को होती है, वामपंथ आखिर है क्या? सामान्यतः लोग वामपंथ का प्रचलित अर्थ समझते हैं कम्युनिज्म या मार्क्सवाद, यानी गरीब और अमीर लोगों के बीच का संघर्ष, सर्वहारा और पूंजीपति के बीच का वर्ग संघर्ष। वही घुट्टी जो पिछली 3 पीढ़ियों को पिलाई गई है, जिसके अनुसार अमीर बुरे हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। उसने कहा, वामपंथ वह सिद्धांत है जो समानता चाहता है। मैंने कहा, नहीं, वामपंथ वह सिद्धांत है जो संघर्ष चाहता है। उसने कहा, हाँ, अमीर और गरीब के बीच संघर्ष तो होगा। मैंने पूछा, कौन अमीर है और कौन गरीब? जब हर कोई किसी न किसी से अमीर है और किसी न किसी से गरीब है, तो आप पूरे समाज को 2 वर्गों में कैसे बांट सकते हो? ये 2 वर्ग नहीं है, एक स्पेक्ट्रम है। जब मैं हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास में चलता हूँ तो मैं गरीब महसूस करता हूँ। मुझे बहुत इच्छा होती है कि मैं बिजनेस क्लास वालों से संघर्ष करूँ और उनकी सीट ले लूँ। हमें समानता क्यों चाहिए? किसने समझा दिया कि हमारा लक्ष्य समानता है? हमारा लक्ष्य समानता नहीं, समृद्धि और उन्नति है। तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें रतन टाटा बनना है, या तुम टाटा कंपनी में एक अच्छी नौकरी चाहते हो जिसमें तुम्हें अच्छी सैलरी मिले? बच्चे ने मैक्सिम गोर्की की माँ, मेरा बचपन, मेरे विश्वविद्यालय वगैरह किताबें पढ़ रखी थी। मैंने भी अपनी किशोरावस्था में यही किताबें पढ़ी थी। उसने कहा, मैक्सिम गोर्की जैसा लेखक अगर मार्क्सवाद से प्रभावित था तो उसमें कुछ बात तो होगी, कोई बेवकूफ़ लोग तो नहीं थे। मैंने कहा, पर वे बेवकूफ़ बन गए। उनके जैसे ही कितने ही लेखकों और बुद्धिजीवियों ने साम्यवाद का समर्थन किया। रूस में उनमें से अधिकांश साइबेरिया जा पहुंचे। चीन में 100 फ्लावर्स कैंपेन के बाद वे जेल में डाल दिए गए या मार डाले गए। हाँ, मार्क्स ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। उसने एक झूठ बोला जिस पर उन लोगों ने प्रश्न नहीं खड़े किए। यह बताओ, लाभ किस बात का परिणाम है और इस पर किसका हक है, श्रम का या पूंजी का? उसने कहा, श्रम का। मैंने कहा, यही मार्क्स का बेसिक झूठ है। लाभ ना तो श्रम का परिणाम है ना पूंजी का। श्रम का रिवॉर्ड पारिश्रमिक है, पूंजी का रिवॉर्ड है सूद। लाभ साहस का परिणाम है, लाभ उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप का परिणाम है। यह एक स्किल है। एक उद्यमी बाजार का अध्ययन करता है, उसे समझता है, उसके अनुसार निर्णय लेता है, रिस्क लेता है। वह उस स्किल के बिना इंडस्ट्री घाटे में चली जाती है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। जिनके पास यह स्किल है, लाभ पर उसका हक है। बच्चे के मन में प्रश्न खड़े हुए। आज तक की पढ़ी हुई बातें, आज तक के विचार उसके सामने झूठे सिद्ध हो रहे थे। उसने पूछा, फिर आपका सॉल्यूशन क्या है? आदमी को एक विचारधारा तो चाहिए। यह पुस्तक एक विचारधारा को दूसरी विचारधारा के विरुद्ध स्थापित करने के लिए नहीं लिखी गई। यह इस पुस्तक का विषय नहीं है। इसमें मैंने 2 लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने एक समाधान सा प्रस्तुत किया है। एक है चीन के देंग सियाओपिंग और दूसरे सिंगापुर के ली क्वान यू। एक कम्युनिस्ट और दूसरा घोर एंटी कम्युनिस्ट। और इन दोनों ने अपने अपने देशों को समृद्धि दी, क्योंकि ये दोनों ही विचारधारा के फेर में नहीं पड़े। दोनों ने प्रत्येक समस्या के अलग अलग समाधान ढूंढे। हर बीमारी की एक दवा नहीं होती। हम विचारधारा के फेर में पड़कर समस्या को भूल जाते हैं, समाधान को खो देते हैं। बच्चे ने कहा, सर, इतने सालों से मैं कम्युनिस्टों के साथ हूँ। अपनी विचारधारा को एक दिन में छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन यह किताब पढ़ूंगा जरूर। छोटी सी पर आरंभिक सफलता थी। वामपंथ के खोल को भेदते हुए मैं उसके मर्म तक पहुंच सका
तो सिर्फ इसलिए कि वह अभी भी सामाजिक आर्थिक असमानता से आहत था। वह एक समाधान चाहता था। उसे शिकायत थी कि शिक्षा फ्री क्यों नहीं है, पर उसे जेएनयू के गुंडों से सहानुभूति नहीं थी जो भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं। उसने अपने देश समाज से घृणा करनी आरंभ नहीं की थी। वह क्लासिकल मार्क्सिज्म का शिकार था, कल्चरल मार्क्सिज्म का नहीं। विशाला वामपंथ पुस्तक का विषय कम्युनिज्म या मार्क्सवाद नहीं है, या यूं कहें क्लासिकल मार्क्सवाद नहीं है। यह पुस्तक कल्चरल मार्क्सिज्म के बारे में है, जहां क्लासिकल मार्क्सिज्म एक सर्वहारा क्रांति की बात करता है, कल्चरल मार्क्सिज्म किसी क्रांति की प्रतीक्षा नहीं करता। क्लासिकल मार्क्सिज्म आपकी जिंदगी को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक वह पूरे समाज में क्रांति के माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर दे, पर कल्चरल मार्क्सिज्म उस दिन से आपको प्रभावित करना शुरू कर देगा जिस दिन से आप उसके चंगुल में फंसकर उसके विचारों को सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कल्चरल मार्क्सिज्म सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित था, क्योंकि क्लासिकल मार्क्सिज्म सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित था। यह औद्योगिक क्षेत्र में कन्फ्लिक्ट पर आधारित था, पर कल्चरल मार्क्सिज्म समाज के अंदर, परिवार के अंदर, यहाँ तक कि व्यक्ति के अंदर अपने आंतरिक कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है। उसका मूल मंत्र है संघर्ष से सत्ता आती है, और यह संघर्ष जिस रूप में भी हो उन्हें जचता है। यह माओ की तरह बंदूक की नली से उपजे यह जरूरी नहीं है। ये वामपंथी व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाकर, पुत्र को पिता से लड़ाकर, पत्नी को पति से लड़ाकर, यहाँ तक कि एक व्यक्ति को उसके संस्कारों से, उसके इतिहास से लड़ाकर सुख लेते हैं।